को नमस्कार। A1IS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं DK उपाध्याय आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम आपके लिए वो मॉनसून का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, मॉनसून से ही रिलेटेड। इस टॉपिक को आप पिछले वाले से जोड़ सकते हो, जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसी का आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप है। इसका मतलब हम ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म से ही रिलेटेड है। मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून से ही रिलेटेड टॉपिक है, मतलब मॉनसून की क्रिया विधि का ही एक अगला चैप्टर कह सकते हैं। मॉनसून की क्रिया विधि का ही अगला चैप्टर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक आपको आज डिसाइड किया गया है आज के लिए, उसमें ध्यान से अगर जो देखेंगे तो उसमें टॉपिक में ही दिया गया है भारत तथा बिहार पर उत्तर पूर्व मॉनसून तथा समशीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव। एक तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून का मैकेनिज्म पढ़ लिया। तो जब दक्षिण पश्चिम मॉनसून जब इंडिया में जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून जब इंडिया में जाता है तो वो तो समर सीजन होता है, वो जुलाई, अगस्त और सितंबर। लेकिन सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून हावी रहता है, ये पूरे भारत में बारिश करेगा। तो बारिश करने के बाद फिर सितंबर के बाद लास्ट में ये फिर लौटना शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लौटना शुरू होता है तो उसी लौटते हुए मॉनसून को ही बोल देते हैं उत्तर पूर्व मॉनसून, या उसी को बोलते हैं रिट्रीटिंग या रिटर्निंग मॉनसून, या तो रिट्रीटिंग मॉनसून या तो रिटर्निंग मॉनसून बोल देते हैं। तो इसका मैकेनिज्म हमें देखना है। और फिर जब जैसे ही मॉनसून लौटता है, मॉनसून लौट इसलिए रहा है क्योंकि भारत में टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर कम होने से फिर उत्तर भारत के क्षेत्रों में समशीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव हो जाता है। और इस समशीतोष्ण चक्रवात को ही हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूरे उत्तरी मैदान में होता है, इंक्लूडिंग बिहार। तो इसीलिए आपका जो टॉपिक डिसाइड किया गया है वो ध्यान से देखिए, इफेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एंड टेम्परेट साइक्लोन ऑन इंडिया एंड बिहार। भारत तथा बिहार पर उत्तर पूर्व मॉनसून तथा समशीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले कुछ मैप्स लगा लिए गए हैं जिससे वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना जाए। इसमें आप ध्यान से अगर जो देखेंगे, सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाई मॉनसून का आना और मॉनसून का जाना, इसकी एक्सपेक्टेड थोड़ी सी डेट जान ले। तो उसके लिए थोड़ा सा मैप लगाया गया है, ध्यान से देखिए। ये IMD का ही मैप है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ही मैप है, वहीं से रिलीज होता है। तो हम इसे सही मान सकते हैं, एग्जैक्ट मान सकते हैं। ये मॉनसून के आने की डेट है, ये मॉनसून के आने की डेट है जो कल भी आपको बताया था। मॉनसून पूरे भारत में ध्यान से देखेंगे तो लगभग 5 से 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे भारत में पहुंच जाता है। 5 से 8 जुलाई तक पहुंच गया। ये मॉनसून के लौटने की डेट है। 5 से 8 जुलाई तक अगर जो मॉनसून पूरे भारत में पहुंच रहा है, पूरे भारत में हावी हो गया। और ये साउथ वेस्ट मॉनसून, तो फिर जुलाई में बारिश किया सितंबर तक, और उसके बाद लगभग देखिए 17 सितंबर के बाद ये लौटना शुरू किया। 17 सितंबर को यहां से लौट गया, 20 सितंबर को यहां तक से लौटा, 25 सितंबर से होते होते दिल्ली से मॉनसून लौट जाता है। 25 सितंबर को दिल्ली से मॉनसून लौट जाएगा। फिर 30 सितंबर को वेस्टर्न यूपी, 10 अक्टूबर तक मॉनसून, ध्यान देना ये लाइन, 10 अक्टूबर तक मॉनसून बिहार से भी लौट जाता है। तो 10 अक्टूबर वो डेट है जब मॉनसून बिहार से भी लौट जाता है। इसके बाद 15 अक्टूबर आते आते पूरा लगभग उत्तर भारत का क्षेत्र और कुछ हद तक प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भी छोड़ देता है। 15 अक्टूबर क्यों?
क्योंकि इस रीजन में धीरे 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 सन की शिफ्टिंग होती है नॉर्थ साउथ में होने के नाते इस रीजन में गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन में टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग होने लगती है। तो इस मैप में हम ध्यान से देख लें। जैसे अब अक्टूबर से दिसंबर महीना, अक्टूबर से दिसंबर महीने में ITCZ, जो ITCZ जुलाई में यहां था, जून में यहां था, ये ITCZ, ये ITCZ फिर कहाँ डेवलप हो गया? ये ITCZ धीरे 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 साउथ में आने लगा। ये ITCZ साउथ में आने लगा, ये ITCZ साउथ में आने लगा। और जब ये ITCZ साउथ में आ गया बेटा, तो फिर ये ITCZ से साउथ में आ गया। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन साउथ में आ गया। यहां टेम्परेचर धीरे धीरे होने लगा, कम टेम्परेचर होने लगा, तो यहां डेवलप हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर। और इस हाई प्रेशर वाले बेल्ट से, इस हाई प्रेशर वाले बेल्ट से फिर हवाएं लौटने लगी राइट साइड मुड़ के, हवा लौटनी शुरू कर दी राइट साइड मुड़ के। किस तरफ? इस लो प्रेशर की तरफ, इस ट्रॉपिकल लो प्रेशर की तरफ हवाएं मुड़ के जाने लगी। और जब ये हवा मुड़ के जाने लगी बेटा, तो ये ह्यूमिडिटी टेक करती है, ह्यूमिडिटी लेती है। किससे? बे ऑफ बंगाल से इसने ह्यूमिडिटी लिया। और ह्यूमिडिटी लेने के बाद ध्यान देना, यहाँ है नीलगिरी, यहाँ अन्नामलाई, यहाँ कार्डमम, और ये वाला ईस्टर्न घाट माउंटेन, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ईस्टर्न घाट माउंटेन। इसके बाद यहाँ से ह्यूमिडिटी लेती है और इस रीजन में कोरोमंडल कोस्ट, इसका मतलब साउथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश करती है। इस रीजन में ये बारिश करना शुरू की, क्योंकि इस विंड की दिशा, इस विंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है। हमने कल वाले लेक्चर में देखा था साउथ ईस्ट से विंड जा रही थी, तो उसे हमने साउथ वेस्ट मानसून कहा। इस विंड का डायरेक्शन अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, इस विंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। या क्या बोले? ये लौट रही है तो बोले रिटर्निंग, रिटर्निंग मॉनसून। ये साउथ आंध्रा और तमिलनाडु में फिर से बारिश कर, मतलब एक बार तो ये जुलाई अगस्त महीने में इसने बारिश किया पूरे भारत में। आपको मैंने बताया अरबियन सी ब्रांच इधर से गई, बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर से गई। अरबियन सी ब्रांच ने 65% कंट्रीब्यूशन किया बारिश में, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ने 35% कंट्रीब्यूशन किया बारिश में। एक बार तो इसने ट्रीट किया। अब ये फिर आ रही है बंगाल की खाड़ी से, ह्यूमिडिटी ले रही है, आर्द्रता ले रही है, और उसके बाद ईस्टर्न घाट माउंटेन, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम से टकराकर फिर से साउथ आंध्रा और तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश करती है। इसीलिए से बोल गए रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून, तो हमें अगर जो ध्यान से देखें, रिट्रीटिंग मानसून का, रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत पर, भारत तथा बिहार पर प्रभाव, भारत तथा बिहार पर, भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारत पर, भारत के कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट पे वर्षा करता है। भारत के कोरोमंडल कोस्ट पे वर्षा करता है, पहला रिजल्ट हुआ। बारिश ज्यादा करता है, मतलब शीत ऋतु में बारिश करती है, बारिश होती है। वर्षा करने के साथ साथ यहाँ की आर्द्रता बढ़ा देता है, ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है। मतलब तमिलनाडु वो क्षेत्र है भारत का, तमिलनाडु भारत का वो क्षेत्र है जो शीत ऋतु में ह्यूमिड हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तमिलनाडु शुष्क रहता है, क्योंकि आपको बताया गया था वहां हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं। शीत ऋतु में आर्द्रता वहां बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। साथ साथ अब बिहार पे क्या प्रभाव किया, बिहार पे क्या प्रभाव किया ये भी देखना है। जब यहां से मॉनसून, जब यहां से हवाएं लौट रही हैं, जब यहां से हवाएं लौट रही हैं, तो इस पूरे उत्तर के मैदान में, इस पूरे उत्तर के मैदान में शुष्कता बढ़ जाती है।
तो बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ड्राईनेस, ड्राई से कर देगा, शुष्क हो जाएगा, शुष्कता बढ़ जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का कम होना। तो ध्यान से देखो, लौटता हुआ मानसून क्या प्रभाव कर रहा है? लौटता हुआ मानसून पहले, या नॉर्थ ईस्ट मानसून कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल किया, बारिश किया। फिर दूसरा क्या प्रभाव करेगा? दूसरा प्रभाव करता है उत्तर के मैदान में शुष्कता बढ़ा देता है। कुछ समय के लिए शुष्कता बढ़ाएगा, हमेशा के लिए नहीं। ड्राइनेस बढ़ाने लगता है क्योंकि लौट रहा है, ह्यूमिडिटी जैसे मिले। ह्यूमिडिटी तो अचानक यहां बंगाल की खाड़ी में मिली और लाके यहां बारिश कर दिया, तो शुष्कता बढ़ा दिया। ठीक है, तो भारत तथा बिहार में पहला नॉर्थ ईस्ट मानसून ये एक काम किया। दूसरा, ये लौटता हुआ, ये लौटती हुई जो ट्रेड विंड है, ये लौटती हुई ट्रेड विंड ये साइक्लिक फॉर्म में ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के राइट साइड मुड़ के इस ITCZ की ओर टकराती है, ITCZ में आती है। साउथ से बेटा, साउथ से, सदर्न रीजन से भी ट्रेड विंड ऐसे राइट साइड मुड़ के इस, राइट साइड मुड़ के इस ITCZ की ओर आती है। अब ध्यान से समझो, ये भी राइट साइड मुड़ रहा है, ये भी राइट साइड मुड़ रहा है। इसका मतलब फिर क्या हुआ? ये लौटती हुई मॉनसून के कारण ये ITCZ यहां कहीं डेवलप हो गया। इस ITCZ के बीच में जो पानी होता है, अगर जो उसमें टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो फिर यहां ऐसे साइक्लोन भी आने लगते हैं। इसका मतलब लौटता हुआ जो ट्रेड विंड है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कई कारणों में से एक कारण या एक वजह बन जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के उत्पन्न होने का। क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में राइट साइड मुड़ के, राइट साइड मुड़ के क्लॉकवाइज मुड़ के इधर जा रहा है, यहां से भी हवाएं राइट साइड मुड़ के आ रही हैं। अब यहाँ के पानी को ये क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया। अगर जो टेम्परेचर ज्यादा हुआ, फेवरेबल कंडीशन बन गई, तो साइक्लोन। तो आप देखते होंगे जब मानसून लौटता है अक्टूबर महीने के आसपास ही चक्रवात फिर बनने लगते हैं। हालांकि चक्रवात पहले भी बनते हैं, लेकिन लौटते हुए मानसून क्या साइक्लिक फॉर्म में ये रोटेट करते हैं, जिससे चक्रवात का निर्माण। ये भी एक वजह है। तो क्या क्या प्रभाव किया? पहले बारिश किया, दूसरा उत्तर के मैदान को शुष्क किया, तीसरा चक्रवात बनने की दशा बना दिया। चक्रवात बनाया नहीं, चक्रवात के लिए फेवरेबल कंडीशन बना देता है। कौन से चक्रवात? ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉट टेम्परेट। हमने तो टेम्परेट साइक्लोन टॉपिक में लिखा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशन। अब अगला, दूसरी बात हमारे टॉपिक में दिया है फिर से, भारत तथा बिहार पर उत्तर पूर्व मॉनसून तथा, अब तथा के बाद समशीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव। तो समशीतोष्ण चक्रवात को देखते हैं। समशीतोष्ण चक्रवात, यहां ध्यान से देखो, अक्टूबर से दिसंबर महीने में, अक्टूबर से दिसंबर महीने में जो ITCZ है वो कहीं ना कहीं साउथ की तरफ शिफ्ट कर, ITCZ, ये जो ITCZ ऐसे साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये ITCZ इसे ट्रॉपिकल लो प्रेशर बोल दिए। जब ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर यहां शिफ्ट कर रहा है तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहीं यहां होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ वाला। फिर ऐसे ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ये साउथ वाला। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल रही है, यही तो हवा देखो, यही तो अभी बताया गया आपको, यही हवा तो जा रही है भारत के बाहर, यही हवा तो जा रही है भारत के बाहर। ये हवा भारत के बाहर जा रही है, कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश कर। ये हवा ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी तो मानसून आने लगता है। इसे बोला गया ट्रेड विंड। फिर इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर भी विंड जाती है। तो देखो यहां से ऐसे ये विंड,
यही विंड, ध्यान देना, यही विंड बेटा इंडिया को इफेक्ट करती है। इंडिया में यहाँ हिमालय है, यहाँ ऐसे हिमालय है, और ये हिमालय इस विंड को ऐसे ब्लॉक कर देता है। यहाँ हिमालय है, इस विंड को बोला गया वेस्टर्ली, पछुआ, पछुआ पवन। तो अब हम किस कब बात करने जा रहे हैं? अक्टूबर से दिसंबर महीने में भारत में, भारत में स्पेशली उत्तर भारत के मैदान में, हम बिहार कह सकते हैं, यहां कौन से पवन का प्रभाव होने लगता है? यहां होने लगता है पछुआ पवन का प्रभाव। पछुआ पवन का प्रभाव ये क्या करता है? ये पश्चिम से मौसम को खराब करता रहता है, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम में ज्यादा खराब, उससे पूरब और कम और कम और कम। और इसका प्रभाव, पछुआ पवन का प्रभाव कब तक? दिसंबर से मार्च तक रहता है। अभी जो मौसम आपको खराब दिख रहा है ये पछुआ पवन का ही प्रभाव है। और यहाँ एक जेट भी चलती है, यहाँ एक जेट भी चलती है ऊपरी वायुमंडल में, पछुआ जेट। पछुआ जेट क्या करते हैं? इन हवाओं को और पुश कर देती है इंडिया की तरफ। तो अभी आज देख रहे होंगे, आजकल मौसम जो खराब हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है वो कौन सा? ये दिसंबर से मार्च की बात है। अक्टूबर से दिसंबर में लौटना शुरू किया, दिसंबर से मार्च में ये पछुआ पवन भारत के उत्तरी, मतलब कहां से? ये मेडिटेरियन सी से ह्यूमिडिटी लेती है, और देखो अरब होते हुए इराक, ईरान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में चली आती है ये हवाएं। तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस, और इसी वेस्टर्न डिस्टरबेंस को समशीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं। इसी वेस्टर्न डिस्टरबेंस को समशीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं। यहां देखो ध्यान से, अब देखिए, तो यही पछुआ हवा भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से ये ह्यूमिडिटी लेती है और भारत को वेस्ट से डिस्टर्ब करती है, इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसी को टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। यहां आपको बता दिया गया, ये देखो मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से ये ह्यूमिडिटी ली, ह्यूमिडिटी, और उसके बाद ये होते हुए इराक, ईरान होते हुए ये इंडिया में डिस्टर्ब की, इंडिया को डिस्टर्ब करती है। और इसके अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में क्या? अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में एक जेट स्ट्रीम चलती है, इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, नॉर्थ वाली जेट के बारे में एक बार मैंने बताया था। ये जेट, ध्यान से देखिए, ये जेट क्या करता है? इस धरातल पे, सरफेस पे चलने वाली वेस्टर्ली विंड को पुश कर देता है, और ये हवाएं वेस्टर्ली और ईस्टर्ली मिलती हैं, इसीलिए वेस्टर्ली ईस्टर्ली मिलती भी रहती हैं, इसीलिए इसे समशीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। इस समशीतोष्ण चक्रवात या इस वेस्टर्ली विंड को हिमालय ब्लॉक कर देता है, और हिमालय ब्लॉक करता है तो यहां बारिश होती है। तो हमें अब क्या देखना है? दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में क्या है? ध्यान से देखो, दूसरे वाले पार्ट में क्या है? उत्तर पूर्व मानसून तथा समशीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव। समशीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव भारत और बिहार पर कैसे पड़ेगा, इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। एक बार हम बेसिक बातें जान गए, ये समशीतोष्ण चक्रवात ऐसे आता है, कैसे कैसे क्या क्या उसमें टॉपिक है, भी देख लिए। अब हम समशीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव देखते हैं कि भारत पर समशीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव पड़ेगा क्या। तो पहले भारत की टोपोग्राफी हम ठीक से जाने, और वो जानते हैं। भारत की टोपोग्राफी में यहाँ हिमालय है, भारत की टोपोग्राफी में यहाँ हिमालय है, ये हिमालय है। ये जब हिमालय है तो इधर से आ रही हैं वेस्टर्ली विंड्स, ये वेस्टर्ली विंड्स मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से आ रही हैं। पछुआ पवन, अभी पछुआ पवन क्या कर रही हैं? इन पछुआ पवन को हिमालय ब्लॉक कर दिया, और ये पूर्वी पवन से भी मिलने लगती हैं। हिमालय ब्लॉक कर दिया तो ये पछुआ पवन और इसे पुश कर देता है, कौन सा जेट? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इसे पुश कर देता है। तो जब हिमालय ब्लॉक किया, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इसे पुश भी करता है और तेज कर देता है। अब ये मौसम खराब करना शुरू करती हैं, किधर से? ये मौसम खराब करेंगी वेस्ट से ईस्ट के क्रम में।
वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में ज्यादा, ईस्ट में कम। और ये पूरा इंडो गेंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन को पूरा मौसम खराब कर देती हैं। और ये रबी क्रॉप्स के लिए फेवरेबल भी होता है। अभी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर जो ये होता है दिसंबर जनवरी में, तो रबी क्रॉप्स के लिए ये अच्छा माना जाता है। जैसे ये पंजाब का मौसम खराब कर देती हैं, पंजाब का मौसम खराब कर देते हैं, राजस्थान का मौसम खराब कर देते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का मौसम खराब कर देते हैं, दिल्ली का मौसम खराब कर देते हैं, वेस्ट यूपी का मौसम खराब कर देते हैं, बिहार का मौसम खराब कर देते हैं, असम वैली, अरुणाचल प्रदेश तक मौसम खराब हो जाता है, मध्य प्रदेश तक पूरा मौसम खराब हो जाता है। तो आप खुद देखो समशीतोष्ण चक्रवात का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समशीतोष्ण चक्रवात का बिहार पर प्रभाव पड़ेगा, बिहार पर प्रभाव पड़ेगा बेटा। ये पश्चिम से पछुआ पवनें आएंगी और कहीं ना कहीं शीत ऋतु वाली बारिश करेंगी। और ये बारिश कब से कब तक होती है, ये बारिश होगी दिसंबर से मार्च तक, दिसंबर से मार्च तक ये डिस्टरबेंस रहता है। तो बिहार पर प्रभाव पड़ेगा। और बिहार में भी अगर जो हम कहें, बिहार में भी अगर जो हम कहें, तो बिहार में वेस्ट से ईस्ट में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वेस्ट में, वेस्ट बिहार में अधिक प्रभाव, ईस्ट बिहार में कम प्रभाव, जैसे इंडिया में है। तो समशीतोष्ण चक्रवात क्या करता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी भारत को ये अपने क्षेत्र में ले लेता है, अपने क्षेत्र से प्रभावित करता है, अपने प्रभाव से ये यहाँ बादल क्लाउडिंग होगी और बारिश होती है। रबी क्रॉप्स के लिए ये बड़ा फेवरेबल माना जाता है। तो आपका ये भी छोटा सा टॉपिक हो गया। कौन सा टॉपिक था, फिगर इसमें लगा लिया गया था जिससे आपका काम जल्दी हो जाए। इफेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड टेम्परेट साइक्लोन ऑन इंडिया एंड बिहार। नॉर्थ ईस्ट मानसून का और समशीतोष्ण चक्रवात का भारत तथा बिहार पर प्रभाव, क्या प्रभाव है ये भी आप। तो समशीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव कहां पड़ता है, केवल उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत पर इसका प्रभाव पड़ता है। साउथ इंडिया पर इसका बहुत ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैंने कहा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट अलग बात है। डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि पछुआ पवनें चलती हैं। क्लियर। तो आप कल वाले लेक्चर की कड़ी में मैकेनिज्म में ही से जोड़ सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून अगर जो आ जाए तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। मैकेनिज्म में ये भी शामिल है क्योंकि इससे भी हम रिसीव करते हैं रेनफॉल, इससे भी प्रेसिपिटेशन होता है, ठंडक के समय प्रेसिपिटेशन होता है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया। ऐसा से पूछा गया है बेटा, क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया। अगर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना हो, आप सोचो, अब मैंने तो बिहार को फोकस किया था तो इतनी बातें बता दी, लेकिन आप इमेजिन करो अगर जो ये पछुआ पवने ना आए, एक बार ध्यान से देखो, समझना, ये पछुआ पवने ना चले, एक बार इमेजिन करो ये पछुआ पवने ना चले, तो जम्मू कश्मीर में एक त्योहार होता है, एक महीना होता है चिल्लई कला। चिल्लई कला का मतलब बहुत अधिक ठंडक पड़ती है तो उसे चिल्लई कला बोलते हैं। तो अगर जो ये पछुआ पवने ना चलें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में स्नोफॉल ही कम होगा, बर्फबारी ही कम होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो कहीं यहां से आ नहीं रही है। यही पछुआ पवने, यही पछुआ पवने भूमध्य सागर से ह्यूमिडिटी लेती हैं, भूमध्य सागर से ह्यूमिडिटी लेती हैं और ये हिमालय इसे ब्लॉक कर देता है। और यही ह्यूमिडिटी जब कम टेम्परेचर में बारिश के रूप में गिरती है तो वही स्नोफॉल हो जाता है। तो उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, इन सब जगहों पर स्नोफॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब समशीतोष्ण चक्रवात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये बर्फबारी ना हो तो फिर केसर का उत्पादन यहाँ घट जाता है, केसर, सैफरॉन। अगर जो बर्फबारी ना हो, मतलब बर्फबारी ना हो तो कृषि के लिए यहाँ फायदा है। ये बर्फबारी ना हो तो टूरिज्म, टूरिज्म कम हो सकता है, टूरिज्म के लिए फायदा, मतलब टूरिज्म बढ़ जाएगा। ये बर्फबारी ना हो तो ग्लेशियर, ताजा जल बढ़ जाता है क्योंकि फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर्स का।
आखिर ग्लेशियर में पानी कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं बर्फबारी होती है, टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी होती है, और ग्लेशियर और बड़े हो जाते हैं ठंडक में। कई सारा इसका इंपॉर्टेंस है। हम अगर जो बिहार पे फोकस कर रहे हैं तो बिहार में तो स्नोफॉल इसके नाते होता नहीं, बारिश होती है। बारिश होती है, रबी क्रॉप्स के लिए फेवरेबल है। लेकिन अगर जो इंडिया की हम बात करें तो बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है बेटा। टूरिज्म तो जबरदस्त बढ़ जाता है। 1 जनवरी के दिन लोग शिमला में जाते हैं, होटल होटल लेके वहाँ नया साल मनाते हैं। और अगर जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस ना हो तो होटल होटल लेना सब बर्बाद। वेस्टर्न डिस्टरबेंस आता है, ये स्नोफॉल कराने लगता है, तो चलो होटल होटल सब काम आ जाता है। समझ में आ रही बात? तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का बहुत ज्यादा रोल है, हमारे इकोनॉमिक्स में रोल है। हाँ, हमारे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तरी भारत के मौसम में रोल है, कृषि के लिए रोल है। कई सारी फसलें इसी के इंतजार में रहती हैं, है ना। बादल नहीं होंगे आसमान में तो बहुत ज्यादा सनलाइट आएगी, बहुत ज्यादा सनलाइट आएगी तो गेहूं की फसल ऑटोमेटिक खराब हो जाती है, आलू की फसल खराब हो जाती है उत्तर भारत में। तो तमाम टाइप के इसमें रोल है, मतलब इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हम चाहें लिखना तो लिख सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब आए तो वो जियो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होता है, उसे जियो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कहते हैं। बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिक्स कर देता है। तो थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद इसे जोड़ लेना है। ठीक, तो आज इतना ही करेंगे, फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।